नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर देव प्रागम आईएएस। हम लोग इतिहास डिस्कस कर रहे हैं और इतिहास की काफ़ी कक्षाएं गुजार चुके हैं। ठीक है, तो आप सारी कक्षाएं अगर नहीं देखी हैं तो पहले देख लीजिए, तभी फ़ायदा हो पाएगा। हम लोग कल एक टॉपिक डिस्कस किए थे और वो टॉपिक था, वास्तव में हम पढ़ तो पुरातात्विक स्रोत रहे हैं और पुरातात्विक स्रोतों में हमने सबसे पहले अभिलेख उठाए हैं और हम लोग अभिलेख पढ़ रहे हैं। हम लोग कई सारे अभिलेखों की चर्चा कर भी चुके हैं। ठीक, उनमें से कल हमने एक अभिलेख की चर्चा की थी जिसका नाम था गौतमी वल्लश्री का नासिक गुहा अभिलेख, है ना। इसी गौतमी वल्लश्री के नासिक गुहा अभिलेख की हम लोगों ने चर्चा की थी और इसी अभिलेख के साथ साथ या इससे पहले हम लोगों ने कई और चर्चाएं की थी। हम उन चर्चाओं को एक साथ समेट लेते हैं शॉर्ट में। ठीक, और वो चर्चा है हमारी सामंतवाद की चर्चा थी। ठीक है, और हमने इसको फ्यूडलिज्म कहा था, यही कहा था फ्यूडलिज्म। तो वास्तव में ये जो फ्यूडलिज्म है ये है क्या, ये हम लोगों ने कल समझने की कोशिश की थी। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए, कल हम समझ चुके हैं इसे। तो जो फ्यूडलिज्म है या जो सामंतवाद है, ये जो सामंतवाद आता कहाँ से है, तो सामंतवाद वास्तव में सामंत शब्द से आता है। सामंत प्लस वाद, यानी जो व्यवस्था सामंतों ने चलाई उसी व्यवस्था का नाम है सामंतवाद। तो मैंने आपको बताया था कल, एक बात बताई थी, जब हमने नागनिका का नाना घाट अभिलेख देखा था, तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख में नागनिका का नाना घाट अभिलेख, तो नागनिका का नाना घाट अभिलेख एक चीज के लिए फेमस है। कोई बताएगा क्या है नागनिका का नाना घाट अभिलेख? इतिहास में इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं इस अभिलेख से, और वो सवाल तो प्रॉपर पूछा जाता है। जो नागनिका का नागनिका का नाना घाट अभिलेख है, हम लोगों ने इसमें जो अंतिम बिंदु लिखा था वो ये था कि ये पहला अभिलेखी साक्ष्य है जो ये प्रमाणित करता है कि बौद्धों को और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी, है ना। भूमि दान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? यही है। ठीक, भूमि दान का, तो भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ये नागनिका का नाना घाट अभिलेख है। भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। कहने का मतलब यह है कि सातवाहनों के काल में भूमि को दान देना स्टार्ट कर दिया गया। बौद्धों को व्यापक पैमाने पर भूमि दी गई। जो बौद्ध मठ थे वो मठ नहीं रहे, अब वो एक साम्राज्य जैसा हो गया। ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई, अब ब्राह्मणों के पास सिर्फ छोटी सी भूमि नहीं रही, बल्कि ब्राह्मणों के पास बड़ी बड़ी भूमि हो गई, महंत बन गए, बड़े बड़े मंदिर बन गए। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण हम लोगों ने एक कारण और देखा था कल, जो मुख्य रूप से वही कारण बताया था कि जब गुप्त काल के बाद हुआ क्या था, गुप्तोत्तर काल में जो सैनिकों के खर्च थे वो सैनिकों के खर्च पूरे नहीं हो पाते थे। इसके कारण, सैनिकों के खर्च पूरे न होने के कारण सेनापतियों को कुछ भूमि दान में दे दी गई। दान में नहीं बल्कि खर्च के रूप में दे दी गई। अब सेनापति को जो भूमि दी गई थी उससे कहा गया कि भाई ऐसा करना, इस भूमि पर टैक्स लगाना और टैक्स लगा करके अपना और सेना का खर्च निकाल लेना, राजा से मत मांगना। सेनापति ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ कि सेनापति के प्रति न सिर्फ सेना का लगाव हो गया, सेना का लगाव भी सेनापति के प्रति था, और सेनापति के अंडर में जो भूमि थी उस भूमि में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सभी लोगों का लगाव भी किसके प्रति हो गया? सेनापति के पास। यानी जो लोग हैं वो भी सेनापति के प्रति भक्ति रखने लगे। अब कुल मिलाकर के, जैसे हमने एक कल फिगर बनाया था, जैसे मान लीजिए कि ये राजा है सेंटर में, अब उसके चारों ओर इतना बड़ा राज्य है, उसने ये भूमि दे दी, 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 तो सारी भूमियां उसने ऐसे करके बांट दी। सेनापति ब्राह्मणों को दे दी, बौद्धों को दे दी। तो कुल मिलाकर के इन भूमियों पर उन ब्राह्मणों, बौद्धों और सेनापतियों का कब्जा हो गया। धीरे धीरे करके ये सेनापति या ब्राह्मण या बौद्ध कुल मिलाकर के वैसे व्यवहार करने लगे जैसे एक स्वतंत्र राजा करता है। सेना सब इनके पास है, जनता भी इनके पास है, टैक्स लगाने का अधिकार इनके पास है। तो इन लोगों के यहाँ एक तरीके से एक खानदानी परंपरा से विकसित हो गई, ये बहुत बड़े लोग हो गए। अब जो राजा था, राजा की जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमजोर हो गई, क्योंकि राजा को जब भी सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो किसके पैर छूने पड़ेंगे?
सेनापति के। अभी तक राजा इनका कंट्रोल करता था, लेकिन सामंतवाद की स्थिति में कंट्रोल किसका हो गया? सेनापतियों का। किस पर हो गया? राजा का। यानी ये लोग छोटे छोटे सामंतों के रूप में तब्दील हो गए। यानी ऐसे लोगों को जिनके पास सेना थी, जिनके पास लोग थे, उन लोगों को सामंत कहा जाता है, और इन सामंतों का कंट्रोल उल्टा राजा पर हो गया। यही विशेषता सामंतवाद कहलाती थी। ठीक, हम लोगों ने कल इतना देखा था। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और प्रयाग प्रशस्ति हमने देखा है कि प्रयाग वास्तव में जगह का नाम है, और वर्तमान में उस प्रयाग का नाम क्या है? प्रयागराज। और प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ में या प्रशंसा में कहे शब्द, यही होता है ना, प्रशंसा में कहे शब्दों को प्रशस्ति कहते हैं। हमने आपसे सवाल ये पूछा था, सवाल ये है कि पहली प्रशस्ति कौन सी है? हाँ, आप तो बता ही दोगे बेटा। पहली अभिलेखीय प्रशस्ति, पहली अभिलेखीय प्रशस्ति, यानी जो पत्थर पर सबसे पहले तारीफ लिखी गई थी वो कौन सी थी? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का। खारवेल किस वंश का था बेटा? हाँ, बोला सर, वेरी गुड। खारवेल था चेदी वंश का। और चेदी वंश किस क्षेत्र में था? मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में। कहाँ था? मान लेते चलो। हाँ, चेदी वंश कहाँ था? कलिंग क्षेत्र में। और कलिंग क्षेत्र कौन सा है वर्तमान में? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ आता है? पूर्वी भारत या मध्य भारत? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में हुआ ना। इस चेदी वंश का संस्थापक कौन था वास्तव में? ये हम नहीं बताए थे, फिर भी जान लीजिए। बता दिया था? अच्छा, हम बता देते हैं। महामेघ वाहन। ठीक है, महामेघ वाहन, ये इस वंश का संस्थापक था, चेदी वंश का। खारवेल, अच्छा ये खारा तेल नहीं है, खारवेल है। इंग्लिश में देखो, KHARVEL, खारवेल। खारवेल। ठीक, हमने भी कहा कि प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल की है। ठीक, बता चुके हम पहले कि प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल की है। तो इसमें क्या कहा गया होगा फिर? अगर तारीफ है तो तारीफों की बात कही गई होगी। क्या तारीफों की बात कही गई है? देखें, वास्तव में हमको इस प्रयाग प्रशस्ति का एक इतिहास समझना चाहिए। क्या इतिहास? ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो पत्थर है जिस पर लिखा हुआ है, ये पहले कौशाम्बी वाले क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? कौशाम्बी। सबसे पहले इस कौशाम्बी वाले क्षेत्र में जो था, इस पत्थर पर कौशाम्बी में अशोक का अभिलेख लिखा हुआ था। अशोक का लेख था इस पर। इसी कौशाम्बी वाले क्षेत्र में, अभी कौशाम्बी ही है ये, जो प्रयागराज के जस्ट बगल में है, अशोक का लेख था। फिर अशोक के बाद इसमें समुद्रगुप्त का लेख आ गया। गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की तरफ से इस पत्थर पर जिसने लिखा था, या इस अभिलेख पर जिसने लिखा था, वो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। और उस दरबारी कवि का नाम क्या है? हर्षेण। वो हर्षेण था। हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने है? हर्षेण ने लिखा है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में कुल मिलाकर के 33 लाइनें लिखी गई हैं। 33 लाइन्स, यानी 33 पंक्तियां हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, लिखना बाद में। आप लोग लिखना स्टार्ट पहले कर देते हैं, समझें तो उसके बाद लिखें। हम कह रहे हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो प्रयागराज में है वर्तमान में, यानी वो पत्थर वर्तमान में प्रयागराज में है जिस पर लिखा हुआ है। लेकिन शुरुआत में ये पत्थर कहाँ था? कौशाम्बी में। और सबसे पहले इस पत्थर पर किसका लेख लिखा हुआ है? अशोक का लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इस पर किसका लेख लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त का। तो प्रयाग प्रशस्ति वास्तव में किसकी प्रशस्ति है? ये समुद्रगुप्त की है।
यानी ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। इस पर लेख तो अशोक का भी लिखा हुआ है, लेकिन तारीफ समुद्रगुप्त की गई है, हर्षेण ने। और हर्षेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसलिए उसी को ये काम दिया गया कि तुम लिखो। ठीक है। बाद में क्या हुआ, लिखना बाद में भाई, तुम लोग लिखना स्टार्ट पहले करते हो। बाद में क्या हुआ कि जब अकबर का काल चल रहा था, अकबर के काल में अकबर का बेटा जहांगीर इसे उठा के ले आया था प्रयागराज में। तो कौशाम्बी से प्रयागराज लाने का काम प्रयाग प्रशस्ति का किसने किया था? जहांगीर ने किया था। किसके काल में किया था? अकबर, यानी अपने बाप के काल में किया। क्लियर है? प्रयाग प्रशस्ति पत्थर पर लिखी गई समुद्र की तारीफ है, समुद्रगुप्त की तारीफ है, जिसे हर्षेण ने लिखा है, और हर्षेण उसका दरबारी कवि था। क्लियर? कुल 33 लाइनें लिखी गई हैं। इससे पहले इस पर अशोक ने भी लिखवाया था, इसी पत्थर पर, और तब यह पत्थर कौशाम्बी में था। समुद्रगुप्त ने जब लिखवाया था तब भी यह कौशाम्बी में ही था, लेकिन अकबर के काल में अकबर का बेटा जहांगीर इसे कौशाम्बी से कहां लेके आ गया? प्रयागराज में आ गया। इसीलिए वर्तमान में इतिहासकार इसे किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति वास्तव में किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से है। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति पर किन 3 शासकों का नाम लिखा हुआ है, तो 3 शासक हैं। एक है अशोक, फिर है समुद्रगुप्त, फिर है जहांगीर। इसमें समुद्रगुप्त की इतनी तारीफ की गई है कि उसे बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज कहने का मतलब है कि कवियों का कवि, कवियों में राजा। समुद्रगुप्त को विष्णु कहा गया है। समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज, यानी महाराजाओं का भी राजा है। समुद्रगुप्त कितनी तारीफ की गई है? महाराजाधिराज सर्व। और समुद्रगुप्त को कहा गया है लिच्छवी दौहित्र। जिससे साबित होता है कि समुद्रगुप्त की जो मम्मी थी वो लिच्छवी वंश से थी। लिच्छवी, लिच्छवी वंश नहीं, लिच्छवी वंश से थी समुद्रगुप्त की मम्मी। क्यों? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहती है। दौहित्र का मतलब होता है, जैसे अगर हम अपनी नानी कहें किसी को, तो हम नानी के दौहित्र हुए, दौहित्र। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहती है। क्लियर? लिख ले। किला, अकबर के किला में क्यों नहीं मिलेगा देखने को? वहां रखी हुई है। गए हो कभी अकबर के किले में? अंदर नहीं जाने देते? खुलता है ना? हाँ, तो जब भी मौका मिले घुस जाना, उठा के लेंगे, देखना फिर आराम से। अरे उठा पाना तो मुश्किल है। आर्मी वाला, अरे वो सुरक्षा वाला है। पता नहीं, उसके बारे में बहुत सारी मिस्टिक्स हैं, रहस्य कथाएं कही जाती हैं। उसमें पता नहीं अंदर से कहीं से पानी आता है, उस पानी को खोजा नहीं गया है, वो अंदर पानी आता कहाँ से है वो, हाँ, अंदर से निकाला गया है और वो फिर से वापस चला जाता संगम में ही। भाई संगम पे ही तो हो किला। हम्म। हमने तो उसे बाहर की दीवारों से ही देखा है बस। देखना चाहिए, पत्थर तो देख ही सकते हैं।
ठीक है, यहां से क्या सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, तो आप बताएंगे आंसर हरिशेन, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और क्या सवाल पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो आंसर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति पर कितने राजाओं का उल्लेख है, तो अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग में कौशाम्बी से कौन लेके आया था, तो जहांगीर। किसके काल में लेके आया था, अकबर के काल में लेके आया था। कुल कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, तो 33 लाइनें लिखी हुई हैं इस पर। ठीक है, मिटा दें ये। चलिए आगे देखें इसके बारे में एक जानकारी और। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि पत्थर पर लिखी हुई पहली आत्मकथा का नाम बताइए, पत्थर पर लिखी हुई पहली आत्मकथा, तो पत्थर पर लिखी हुई पहली आत्मकथा क्या है, आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, तो लिख लें इस बात को कि प्रयाग प्रशस्ति को पत्थर पर लिखी हुई पहली आत्मकथा कहा जाता है। और किसकी होगी ये वास्तव में, समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति को पत्थर पर लिखी हुई आत्मकथा कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को पत्थर पर लिखी हुई आत्मकथा कहा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पत्थर पर किसकी आत्मकथा लिखी है, समुद्रगुप्त की। एक बात और, यानी प्रयाग प्रशस्ति से हमको समुद्रगुप्त के बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि इतिहासकार प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त का दर्पण कहते हैं। लिख लें कि इसे समुद्रगुप्त का दर्पण भी कहते हैं, इसे समुद्रगुप्त का दर्पण भी कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। और हर्षेण बताओ, हर्षेण ने लिखा, हर्षेण ने पहले शुरुआत में तो दिखाया अपना ज्ञान संस्कृत में लिखने लग गया, उसके बाद उसने छोड़ो लिखा संस्कृत में ही है, खैर पहले उसने कविता के रूप में लिखा, पद्य के रूप में, पोएट्री फॉर्म में, फिर उसके बाद उसने प्रोज फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो बाई चांस पूछ भी ले कैसा कौन सा विलेख है जिससे गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, तो कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति। तो लिख लें इस बात को, प्रयाग प्रशस्ति एक ऐसा विलेख है जिसे पद्य प्रारंभिक भाग, गद्य अंतिम भाग लिखा गया है। यानी इसका आधा भाग पोइट्री में है और आधा भाग प्रोज में है। लिख लो, इसका आधा भाग पोइट्री में और आधा भाग प्रोज में है। केवल एक ऐसा विलेख है जिसमें प्रारंभिक हिस्सा पद्य में लिखा हुआ है, पोइट्री में पद्य, और बाद वाला हिस्सा गद्य में लिखा हुआ है, प्रोज। ठीक, देखो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की इतनी तारीफ की गई है, फिर भी प्रयाग प्रशस्ति तिथि रहित है। हाथी गुम्फा अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति किसने कब लिखवाया है, डेट नहीं है, वर्ष नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई संवत नहीं है, डेटलेस है, तारीख विहीन है। तो नोट करके ये बात लिख लें कहीं भी कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का, हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल का है और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तिथि रहित है। प्रयाग प्रशस्ति ये डेटलेस, तिथि रहित, यानी तिथि नहीं है, तिथि रहित, डेटलेस है। ठीक है, यह है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानकारी। अब इस प्रयाग प्रशस्ति में एक बात और बताई गई है, बताओ क्या बताया गया होगा।
सोच के देखो क्या बताया गया होगा। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति में बताया वो गया होगा जिसके लिए प्रयाग फेमस है। प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है गंगा अवतरण की कहानी। हाँ, कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ, कैसे हुआ गंगा का अवतरण। अच्छा, ये गंगा का अवतार है। वाह बेटा, क्या आपने कभी भगीरथ का नाम सुना है? भागीरथी के बारे में बताए हैं। अच्छा, भागीरथी है या भगीरथी है? तो हाँ, शिव जी की जटा से निकली हुई है। ठीक, तो ये वाली सारी कहानी कहाँ दी गई है? प्रयाग प्रशस्ति में भी दी गई है। तो बाई चांस आपसे पूछा जाए कि गंगा अवतरण का अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, गंगा अवतरण का जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो प्रयाग प्रशस्ति है। लिख लें इस बात को, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक, आगे लिख लें, समुद्रगुप्त का एक और अभिलेख है, और समुद्रगुप्त के उस अभिलेख का नाम है एरण अभिलेख। तो लिखें समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, एरण, समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। एरण कहाँ है नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम हैं ही इसीलिए। एरण अभिलेख है सागर में। सागर कहाँ है? बोला पानी में। ऐसा है क्या? सागर जिले का नाम है और सागर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ, तो सागर जिले में है। इस एरण अभिलेख को क्यों क्यों फेमस है एक्चुअल में? ये एरण अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें सप्ताह के 7 दिनों को गिनाया गया है। सप्ताह के 7 दिनों की, सप्ताह के 7 दिनों की चर्चा, सप्ताह के 7 दिनों की चर्चा। हाँ, सप्ताह के 7 दिनों की चर्चा। छोटी मोटी चीजों के बारे में जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात और, समुद्रगुप्त के बारे में एक जानकारी देता है विवाह की। ये कहता है कि समुद्रगुप्त का विवाह एरण से हुआ था, एरण वाले क्षेत्र से, और वहां से इसकी रानी आई थी एक, जिसका नाम था दत्ता देवी। तो लिख लें कि दत्ता देवी का विवाह समुद्रगुप्त से हुआ था, समुद्रगुप्त से हुआ था, सगो, है ना, ऐसे लिख दिया है, समुद्रगुप्त से हुआ था। इस बात की जानकारी भी हमें इसी एरण अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त से हुआ था, दत्ता देवी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दत्ता देवी का उल्लेख समुद्रगुप्त के किस अभिलेख में किया गया है, तो कौन सा अभिलेख होगा? एरण अभिलेख है। एक बात और है, ये जो एरण अभिलेख है, आखिर एरण में अभिलेख उसे क्यों खुदवाना पड़ा? अरे भाई, सिंपल सा लॉजिक है, एरण उसकी ससुराल थी, ससुराल में अपना दबदबा तो होना ही चाहिए। लोग अभी भी यही सोचते हैं, भले ही जीजाजी बनने के कोई लक्षण ना हो, लेकिन रौब जीजाजी का पूरा दिखाया जाता है ना। इस दुनिया में 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बेवजह इज्जत मिलती है नॉर्मली, एक जीजाजी और एक फूफा जी, तो कोई मतलब नहीं होता, फिर भी इज्जत मिलती है। ऐसे ही ये भी जीजाजी थे इधर,
इज्जत तो मिलनी चाहिए। एरण को समुद्रगुप्त के ससुर ने, जो कोई भी हो, कहा था बेटा ये तुम पूरा शहर ले लो, पूरा शहर ले लो, और ये जो पूरा शहर लेने के बाद जो तुम इससे जो इनकम आए, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, अपने भोग के लिए इस्तेमाल करो। इसीलिए एरण को समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर कहते हैं। एरण को समुद्रगुप्त का क्या कहते हैं? स्वभोग नगर कहते हैं। समझ में आया? जैसे पापा दे दें आपको 1 बीघे खेत और कहें बेटा इसमें जो भी हो वो अपने ऊपर खर्च करो। अब अपने ऊपर करो या अपने अंदर करो ये आपकी मर्जी, लेकिन अपने लिए ही खर्च करो। तो ऐसे ही समुद्रगुप्त से कहा गया एरण है तुम्हारा, जो तुमको चाहिए सो कर लो। इसीलिए एरण को स्वभोग नगर कहते हैं। और समुद्रगुप्त ने अपना काफ़ी जीवन एरण में गुजारा। ससुराल तो ससुराल ही। अरे भाई भगवान तक घर जमाई रहते हैं, बताओ। घर जमाई की बात चली तो मैं बता ही देता हूं। घर जमाई की बात, घर जमाई होना कितना फायदेमंद है। आप समझ लो यदि घर जमाई हो गए तो भगवान हो गए। बताओ हमारे यहाँ हरि किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं? हरि और हर में क्या अंतर है? अगर शब्द युग में आ जाए बाई चांस हिंदी में तो आप क्या बताएंगे? गाना नहीं सुना, हरि हर बोलो रे भैया। हाँ बताओ। हरि माने सभी लोग, हर माने सभी लोग। मजा नहीं आया। हर माने भक्त। कितना गलत ज्ञान बताया है। हरि माने होता है भगवान विष्णु। क्या होता है? यहां पर जो अर्थ आ रहा है वो है भगवान विष्णु। हालांकि हरि माने बंदर भी होता है। क्या? बंदर। और हर माने होता है भगवान शिव। हाँ, हरि माने विष्णु और हर माने भगवान शिव। अब ये दोनों ही बेचारे बेचारे नहीं कहेंगे, भगवान हैं। अब ये दोनों ही घर जमाई हैं। ये कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। ये बात अलग है कि हमारे और आपके हृदय में भी रहते हैं, लेकिन वास्तव में इनका निवास कहाँ है? क्षीर सागर। और सागर सुता किसको कहते हैं? सागर सुता कहते हैं लक्ष्मी को। और लक्ष्मी माता किसकी पत्नी है? विष्णु जी की। तो क्षीर सागर किसका मायका है? लक्ष्मी जी का। और विष्णु जी कहाँ रहते हैं? अपनी ससुराल में। तो घर जमाई हुए कि नहीं? घर जमाई बन के भी भगवान है, इसलिए घर जमाई भगवान होते हैं। इधर देखो, शैल सुता किसको कहते हैं? शैल सुता कहते हैं पार्वती को। और कैलाश किसका मायका है? पार्वती का। कैलाश पर्वत है ना, हिमाचल राजा का क्षेत्र है ये कैलाश। और भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं फिर? ससुराल में। भगवान शिव भी कौन हुए? घर जमाई। घर जमाई भगवान होते हैं, उनकी इज्जत किया करो आप लोग। अरे हंसने वाली बात थोड़ी है। इसीलिए समुद्रगुप्त ने हरि और हरि को फॉलो करते हुए घर जमाई बनने का फैसला लिया। तो कौन सी बुरी बात है? अपना घर तो सब रोशन करते हैं, कभी दूसरे का घर भी रोशन किया करो, है ना। वैसे एक डायलॉग है, कहते हैं कि जब अंधेरा ही भीख मांगने आ जाए, नहीं, जब प्रकाश ही भीख मांगने आ जाए तो फिर अपना घर फूंक देना चाहिए। समझ पा रहे हैं? जब प्रकाश ही भीख मांगने आ जाए तो अपना घर फूंक देना चाहिए था।
इसीलिए जब इंद्र भीख मांगने आया था कर्ण के पास, तब उसने अपनी जान फूंक दी पूरी, क्योंकि उसे पता था कि कुंडल कवच देने के बाद मेरे पास कुछ शेष नहीं है, जान जा सकती है। लेकिन जब भगवान ही भीख मांगने आ जाए तो भीख दे देनी चाहिए। चलिए, ज़्यादा भीख की बात नहीं करेंगे, नहीं तो भीख वाली फीलिंग आएगी। एक्चुअल में जो एरण अभिलेख है समुद्रगुप्त का, उस एरण अभिलेख में एक बात कही गई है। समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी गई है, और वो उपाधि है सर्वराजोच्छेदता। सर्वराजोच्छेदता क्या मतलब है इसका? समुद्रगुप्त को एरण अभिलेख में सर्वराज्योच्छेदता कहा गया है। सर्व माने क्या होता है? सभी। राजा माने राज, संधि विच्छेद है यहाँ, राज प्लस उच्छेदता। उच्छेदता मतलब उखाड़ के फेंक देने वाला। यानी समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक जो अपने सभी राजाओं को, क्षेत्र के सभी राजाओं को उखाड़ के फेंक दिया, उसकी तारीफ की गई है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? सर्वराजोच्छेदता। इसलिए कम से कम शब्द का अर्थ समझ लिया करो। क्लियर है? तो लिख लो इस बात को कि एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेदता की उपाधि दी गई है। एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेदता की उपाधि दी गई है। ठीक, आगे लिखे चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख कभी कभी तो सवाल पूछा जाता है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? तो जहां चंद्रगुप्त द्वितीय का यह अभिलेख है, और यह अभिलेख है कहाँ? विंध्य की पहाड़ियों में। विंध्य पहाड़ियों में है, लेकिन विंध्य पहाड़ियां तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, इसलिए विंध्य पहाड़ियों में एक राज्य आता है, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, इसलिए मध्य प्रदेश का है एक जिला, और उस जिले का नाम है विदिशा। क्या नाम? विदिशा। तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं एक्चुअल में? विदिशा जिले में है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। ठीक, इसमें एक ही लाइन है, वो लिख लें चुपचाप। वो एक लाइन ये है कि इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किया गया है। जो विक्ट्रीज हैं उनको मेंशन किया गया है, विजयों का उल्लेख। अच्छा, दो भारतीय शासकों के नाम बताइए आप जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। और एक, वेरी गुड, एक है अकबर और दूसरा है अशोक। क्या ये बात सही है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। सोच लो एक बार और। अशोक तो नहीं था, बिल्कुल सही बात है। दो भारतीय शासक ऐसे हैं जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो रत्न रहते थे तो ऐसा नहीं कि समुद्र वाले रत्न हो। इंसानों के अंदर इतने बेहतरीन गुण थे, उन्हें रत्न कहा जाता था, जेम्स, ज्वेल, जो भी आप कहें। तो एक तो था उनमें चंद्रगुप्त द्वितीय, चलिए, और एक था अकबर। चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर दो ऐसे राजा थे भारतीय इतिहास में जिनके यहाँ नवरत्न रहते थे। और इसीलिए एक नमकीन आती है नवरत्न करके। क्यों आती है? क्योंकि उसमें वैसे गुण होने की बात की जाती है जैसे गुण उन नवरत्नों में थे। नवरत्न तेल आता है, क्यों? इसी के नाम पर।
सही हो जाता है? क्या बात कर रहे हो, एक दिन लगा लो जुकाम हो जाता है। अभी तो मैंने बंद कर दिया है, सर्दियों में किसी को नहीं लगाना चाहिए। हाँ हाँ देखो ये है, पिपरमेंट मिला देते हैं उसमें। हाँ आंखों के काजल में पिपरमेंट लगाया जाता है। हाँ और जो सेंटर फ्रेश होती है, क्या बोलते हैं लोग, सेंटर फ्रेश जो भी हो, हाँ तो उससे सेंटर वेंटर कुछ फ्रेश नहीं होता, वो पिपरमेंट ही होता है। हम्म। तो आपने मेहरौली का लौह स्तंभ का नाम सुना है? मिटा दें? मेहरौली का लौह स्तंभ का नाम सुना है? मेहरौली कहाँ है? महदौरी नहीं, महरौली। महरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड। और इसमें क्या दिया गया है? महरौली का लौह स्तंभ है दिल्ली, और वो भी मान लेते हैं नई दिल्ली। दिल्ली लाल किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है एक बस्ती का नाम महरौली। एक बस्ती है, टाउनशिप है अब महरौली। वहां पर एक लौह स्तंभ लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर चंद्रगुप्त नाम नहीं लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं लिखा हुआ है। इस महरौली स्तंभ पर एक नाम लिखा है, और वो नाम है वैसे चंद्र। अब क्या माने इसको, चंदा माने के सूरज माने, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है किसी ने अपनी महबूबा के लिए चंद्रमा पर चढ़ने के लिए स्तंभ बना लिया हो, क्या भरोसा। उधर पीछे क्या देख रहे हो, हमारी तरफ देखो। ये हंसने वाली बात थोड़ी है। लेकिन इतिहासकारों ने जब इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगाया कि ये तो उतना ही पुराना है जितने समय पर चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसीलिए ये अंदाजा लगाया गया कि महरौली स्तंभ किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। बाई चांस आपसे पूछा जाए कि महरौली स्तंभ का संबंध किस गुप्त शासक से तो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली स्तंभ को जब हम लोग गुप्तों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, या गुप्त काल या प्राचीन काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो महरौली लौह स्तंभ का उल्लेख वहां भी आएगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल। एक जबरदस्त उदाहरण है इस चीज का। किस चीज का? कि गुप्त काल में एक ऐसे धातु कर्म मेटलर्जी साइंस का विकास हुआ था कि इस लोहे को आज तक जंग नहीं लगी है। अरे काहे नहीं है? लौह स्तंभ बोल रहे हैं हम। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त काल में ये वास्तव में लोहा तो ऊपर से पता नहीं कैसे लगाया गया, लेकिन इतना मजबूत है कि इसमें 8 धातुओं को जोड़ा गया। 8 मेटल्स वर यूज्ड। 8 धातुओं का इस्तेमाल किया गया महरौली के लौह स्तंभ में। क्लियर ये बात? तो ये बात आप क्या लिखेंगे फिर इसके बारे में? क्या लिखा है? नहीं लिखा कुछ? लिख लिया ना? लिख लें इस बात को कि महरौली लौह स्तंभ पर सिर्फ चंद्र नाम लिखा हुआ है, जिसका संबंध इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं। जिसका संबंध इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं। महरौली लौह स्तंभ पर चंद्र नाम लिखा हुआ है। ठीक, इतिहासकारों का मानना है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय है। इतिहासकारों का मानना है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय है।
इतिहासकारों का मानना है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक, चलिए अब लिख लेते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो कष्ट झेलना जरूरी है। हम एक डायलॉग मारते ही रहते हैं, फिर से मार देते हैं। मारना बहुत जरूरी है। क्या मारना है आपको पता होगा। सुखार्ति त्यजते विद्याम, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। कहने का मतलब है कि जो लोग सुख की चाह रखते हैं वो विद्या त्याग देते हैं, त्यागनी पड़ती है। और जो लोग विद्या चाहते हैं उन्हें सुख त्यागना पड़ता है। जो लोग सुख चाहते हैं उनको विद्या नहीं मिलती, और जो लोग विद्या चाहते हैं उन्हें। और अभी हम विद्यार्थी फेज में हैं। दैट्स वाई वी शुड रीड राइट मोर एंड मोर। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए अधिक से अधिक। ऐसे नहीं सर, इट्स नॉट फेयर। ओके, वैसे भी खैर कोई बात नहीं, थक बैठे बैठे हम लोग थक ही जाते हैं। लेकिन आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में थकान होनी नहीं चाहिए। मैं कहूँ तो चलता भी है ना, मैं थक सकता हूँ। चलिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। ये मंदसौर वही जगह है जहां से रावण की पत्नी आई थी, मंदोदरी। समझ में आया। हाँ, तो रावण की पत्नी कहां से आई थी? मंदोदरी, यहां से। ठीक, यहां रावण भी आया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदोदरी के साथ रावण ने किया था प्रेम विवाह, विवाह नहीं। और इसका जो मंदसौर का पुराना नाम है वो पता क्या है? आनन माने होता है मुख, और 10 माने 10। तो जमीन के 10 मुख कैसे हो सकते हैं? 10पुर कहते हैं इसे। मंदसौर का पुराना नाम क्या है? 10पुर है। तो लिख लें इस बात को। दसपुर। मंदोदरी का पुराना नाम वो भी पुर। जहां भी पुर लग जाता है इसका मतलब होता है कि वो नगर या क्षेत्र हो चुका है। मंदसौर वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है, और उस मंदसौर का पुराना नाम है 10पुर, है ना। मंदसौर की मंदोदरी थी। इतना हम संबंध बता रहे हैं आपको। जो रावण की कौन थी? पत्नी थी ना। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बोले रावण की बुआ थी। कोई नहीं। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। सबसे पहली बात यह है कि इस अभिलेख में किसी चीज का प्रचार किया गया। क्या प्रचार किया गया? इस चीज में प्रचार किया गया कि गुजरात से आने वाले रेशम बनाने वाले बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, वो बेहतरीन रेशम बनाते हैं, इसलिए आओ रेशम खरीदो। इसीलिए इस अभिलेख को कहा जाता है प्रथम विज्ञापन अभिलेख, फर्स्ट एडवर्टाइजिंग इंस्ट्रक्शन। प्रथम विज्ञापन अभिलेख कहा जाता है इसे। प्रथम विज्ञापन अभिलेख। मंदसौर में, एमपी में, बेवकूफ, मध्य प्रदेश में है मंदसौर, मंदसौर में है ये अभिलेख। और तो नहीं जानना है। मंदसौर एमपी में है, एमपी भारत में है, भारत दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया एशिया में है, एशिया पृथ्वी पर है, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल मिल्की वे में है, मिल्की वे हमारे इस यूनिवर्स में है, यूनिवर्स ब्रह्मा में है। चलिए खैर,
आगे देखें, ये प्रथम विज्ञापन अभिलेख है। ठीक, ये जानकारी देता है, तो वो जानकारी लिख लीजिए। लिखें, क्या लिखना है? यह अभिलेख, इस अभिलेख के अनुसार, इस अभिलेख के अनुसार रेशम बुनकरों यानी सिल्क वीवर्स, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है समूह है, व्यापार करने वाला जो समूह होता था उसको बोलते थे श्रेणी। हाँ, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी गुजरात से आई थी और दसपुर में बस गई थी। ये सवाल पूछा गया है एक बार। गुजरात से आ रही है, कहाँ बस रही है? एमपी में, दसपुर में बस गई थी। जैसे विदिशा का पुराना नाम क्या है? हम बता चुके हैं, यूपीएससी में पूछा भी गया है एक बार, अभी पूछा गया 1-2 साल पहले, मैच करने के लिए पूछा था। विदिशा का पुराना नाम क्या है? हेलियोडोरस का अभिलेख कहां से मिला है? बेटा कल लाएंगे डंडा, सोच लो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ोगे तो मैं पढ़ा लिया और आप पढ़ लिए, और ऐसे यूपीएससी तो होने वाला नहीं है ना, डंडे से ही होगा फिर। वेशनगर, विदिशा का पुराना नाम क्या है? वेशनगर। मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दसपुर। ओल्ड नेम इतिहास में, प्राचीन इतिहास में विशेष रूप से याद रखो। ठीक है, चलिए एक बात और, यानी एक जानकारी तो ये हो गई कि ये प्रथम विज्ञापन अभिलेख है। दूसरी जानकारी हो गई कि ये बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख करता है। तीसरी बात और लिख लो, एक लिख लें कि यहां दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बस इतना ही है कुमारगुप्त का। है मंदिर अभी? हाँ मंदिर है, चलिए कोई बात नहीं। अब एक और है, वो लिख लेते हैं, स्कंदगुप्त। क्या इसका नाम आपको याद आ पा रहा है? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, बाहरी है क्या कोई? भीतरी लिख लेते हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख पत्थर पर लिखा गया है, भीतरी प्रस्तर अभिलेख स्कंदगुप्त का। ठीक, अब सोचने वाली बात क्या है? वो ये है कि भीतरी क्या है? अंदर। अगर ऐसा होता तो हम भीतर ही नहीं कहते। वैसे भी अगर कह भी देते तो भीतरी एक गांव है, और गांव है अपने यूपी के जिले में, और उस जिले का नाम है गाजीपुर। यूपी में गांव है भितरी, जिला गाजीपुर, यूपी। वहां से स्कंदगुप्त का एक अभिलेख मिला। इस अभिलेख में क्या बताया गया है? गुप्तों की वंशावली दी गई है। गुप्तों की वंशावली, जीनियोलॉजी ऑफ गुप्ता दी गई है। गुप्तों की वंशावली दी गई है। ठीक, और यहां पर एक विष्णु मंदिर निर्माण करवाए जाने का उल्लेख है। प्राचीन भारत में आपको अभिलेख और मंदिरों का निर्माण, कौन सी गुफा कहाँ है और पुराना नाम क्या है, इस बात पर बेहद फोकस करना है। कलिंग में कितने लोग मारे थे, किस तारीख को हुआ था, पॉलिटिकल हिस्ट्री प्राचीन भारत की बिल्कुल नहीं आती। सिर्फ इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस हिस्ट्री आती है प्राचीन भारत की, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। ठीक, युद्धों के बारे में किसने जीता किसने हराया ये बहुत कम आता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट आ जाए तो आ जाए। कभी भी गुप्त, जैसे समुद्रगुप्त ने कितनी विजय की, समुद्रगुप्त को आर्यावर्त की विजय कर ली, उसने दक्षिणावर्त की विजय कर ली।
समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत जीत लिया, उत्तर भारत जीत लिया। समुद्रगुप्त की विजय नहीं पूछी जाती, समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियां विशेष पूछी जाती हैं। ठीक है, तो विष्णु मंदिर का निर्माण किए जाने का उल्लेख है, विष्णु मंदिर का निर्माण किए जाने का उल्लेख है। विष्णु मंदिर का निर्माण किए जाने का उल्लेख है। बाकी एक तो आपने लूसेंट में पढ़ा होगा, लूसेंट में क्या पढ़ा था? कुछ लोग होते हैं ना बचपन से लूसेंट पढ़ना शुरू कर देते, हाँ देखना भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ बच्चों वाली बात। तो अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वो ज्ञान आ जाता है। वो ज्ञान क्या है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। हालांकि इस अभिलेख में इससे ज़्यादा और कुछ काम की चीज़ नहीं है, गुप्त काल के समय हम इसको डिटेल में करेंगे, फिर भी अब जान लेते हैं कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जिस अभिलेख में मिलता है वो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, समुद्रगुप्त वाला नहीं, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। हाँ नहीं, ये अलग से पॉइंट है, अलग से पॉइंट लिख लो कहीं भी, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बंद करते हैं।